हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए भाई, वेलकम करते हैं आज आपका आज की नई क्लास में। और आज इस क्लास में हम करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने आपको वेज बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वाज वेरिएबल सेपरेबल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.4 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 to 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक इज डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, वेरिएबल की बात है तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें आप कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं भाई? दो, यानी कि एक तो कर रहे हैं x और दूसरा क्या कर रहे हैं आप? y। समझ रहे हैं? दो वेरिएबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आइएगा सेपरेबल पर। सेपरेबल मीन्स सेपरेट ना, मीन्स सेपरेट आप समझते हैं ना, अलग अलग करना। तो वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब हो जाएगा इस सेंस में कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यानी कि x को अलग लिखना है और y को अलग लिखना है। इसका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब जैसा नाम वैसा काम। नाम है इसका वेरिएबल सेपरेबल, तो हम बिल्कुल इसके नाम के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। कहने का मतलब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। और वेरिएबल कितने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? x है और y है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम उनको अलग अलग करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई टाइप की। ये एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, या सिंपल x का हो सकता है, या सिंपल y का हो सकता है। और ये क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपके सिलेबस में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ही आने वाली है। सही है जी। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि कोई भी फंक्शन होगा एक्स वाई में। ठीक, अब हमें क्या करना है? हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है जो भी आपका फंक्शन आएगा y वाला, यानी कि जो y के टर्म्स हैं उसको dy के साथ लिख लेंगे, और भाई जो हमारी x की टर्म है उसको हम dx के साथ लिख लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल कह रही हूं ना, तो क्या करना है? dy के साथ में सिंपल y वाली टर्म्स आनी है और dx के साथ में सिंपल x वाली टर्म आनी है। हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये प्रोडक्ट में भी आ सकता है, अपोन में भी आ सकता है। आई मीन टू से ऑल वैल्यूज हैविंग x या ऑल एक्सप्रेशन हैविंग x will be with dx and all the variables all the expression in y that will be with dy। dy के साथ y वाला सारा फंक्शन होगा और dx के साथ सारा x वाला फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेट करना है। नंबर 1 dy और y, dx और x। नंबर 2 इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एच वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसमें आप फॉर्मूला लगाइएगा, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डी वाई मीन्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इसमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते टाइम आपने कांस्टेंट ऐड करना है। कांस्टेंट एक की तरफ या तो x मतलब एक ही बार ऐड होएगा। सही है। अच्छा, एक खास बात और बता दो बच्चों, आंसर में अगर आपका e रेज़ टू पावर c आता है, c स्क्वायर c अपॉन 3 माइनस के c स्क्वायर, या log c, या फिर साइन के साथ में c, या फिर साइन इनवर्स एंड सो ऑन, तो इनका कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे? कहने का मतलब मेरा आंसर में जस्ट c आना चाहिए। और इन केस अगर आपके आंसर ये आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं c+8 इस टाइप का कुछ आ रहा है,
तो आपको इन सब के बदले लिखना है जस्ट C1, मीन्स आंसर में कांस्टेंट C1 ही आएगा। बुक में हो सकता है C हो। अब देखिए आपको सिंपल सा आंसर कैसे लेके आना है, C में ही आए जो आपका आंसर, वो कैसे करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बताते हैं कि आंसर में जस्ट C कैसे आएगा। बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं जस्ट C लिखूंगी। बिकॉज आप e की पावर C में अगर आंसर ला रहे हैं, C स्क्वायर में ला रहे हैं, या इस टाइप में कुछ भी ला रहे हैं, C के अलावा यदि ला रहे हैं तो उसको आप एक कांस्टेंट C1 मान लीजिएगा, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू आर गेटिंग C1 एंड इन द आंसर you have there C. Both are same because C1 is constant and C is also constant. ठीक है, अब सिंपल C कैसे आएगा, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि सिंपली हम कांस्टेंट को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं, कौन सी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ताकि हमारा आंसर बहुत सिंपल सा आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वैसे एक बार और रिवाइज करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल को सेपरेट करना, मीन्स x वाली सारी टर्म्स dx के साथ, y वाली सारी टर्म्स dy के साथ, और उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर 2 स्टेप इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद हमारा सिंपल आंसर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, तो देखिए अभी तो मुझे पता है कि वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है यदि एग्जाम में, तब वहां थोड़ी ना पता चलेगा कि 9.4 है या 9.5 है या फिर 9.6 है। ठीक, तो इसमें आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल ही चेक कीजिएगा। वैसे तो हम होमोजीनियस चेक करते हैं, ठीक, बट इन केस चलिए होमोजीनियस जब आएगी तब बताएंगे। उसके बाद फिर आप वेरिएबल सेपरेबल ही देखिएगा कि क्या x वाली सारी टर्म्स dx के साथ हो सकती है और y वाली सारी टर्म्स dy के साथ। तो इसमें कुछ लग रहा है ऐसा। उससे पहले अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो आप ऐसे कीजिएगा ना, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला कहा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 उड़ाइएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स वॉट, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें भाई, डी वाई को ऐसे लिख लेती हूँ और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ में मैंने लिख लिया डी एक्स। हो गए क्या वेरिएबल सेपरेबल, y वाली टर्म थी नहीं तो dy अकेला रह गया है, और ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, इसके साथ मैंने dx लिख दिया। एक बात और, dy और dx न्यूमरेटर में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे y होता तो मैं dy को अपॉन में ले जाती, नहीं, dy और dx के साथ में फंक्शंस होने चाहिए, ना कि फंक्शंस के साथ में dy अपॉन dx। दोनों बातें अलग अलग लग रही है या नहीं सुनने में। dy अपॉन dx मतलब dy इंटू में कोई फंक्शन ऑफ y, देन dx इंटू में सम फंक्शन ऑफ x, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कभी आप सोचो कि मैं इसको 1 अपॉन भी लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फिर आप। देयरफॉर इंटीग्रेशन कीजिए 1 dy और यहाँ पर हो गया भाई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि टेन स्क्वायर का मैं निकाल सकती हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 करके। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, 10x का मतलब 10x बाई 2, और जो x का कॉफिशिएंट है उसका डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c, ये 2 पहुंचा ऊपर, तो ये हुआ भाई 2 10x बाई 2 माइनस के x प्लस के c इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल हुआ कुछ क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ पा रहा है तब तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि आप बताइए, देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आप यहाँ से जंप नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक यहाँ नहीं पहुँच पाए तो भाई फिर कैसे इंटीग्रेशन करोगे। अब टेन स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो ये नहीं कर पाओगे, यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुई है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए,
तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होएगा। तो आप अगर आपको अभी भी फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों, तो ये रियली में इट्स नॉट गुड एक्चुअली। आपको फॉर्मूले सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, और देखिए बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और दूसरी बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आपको सब बताया हुआ है, पिछली क्लासेस देखिएगा आप कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हुई हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की रेंज दे रखी है यहाँ पे -2 से +2 तक। अब क्या करना है, ये सिर्फ y वाला टर्म है ना, इसमें x तो है ही नहीं कहीं। तो आप देखिएगा कि क्या y वाले सेपरेट हैं, ये तो सिंपल y ही है, तो ये तो ऑलरेडी सेपरेट हो सकता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, dy के अपॉन में इसको लिख लो भाई, 4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू dx। हो गया क्या सेपरेशन, बिल्कुल हो गया है। ये y वाला था, इसको मैं dy के अपॉन में ले गई और इस dx को मैं इधर ले गई हूँ, मीन्स यहाँ पर हो गया व्हाट 1। अगेन क्या करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, क्या है ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर कितना हुआ भाई प्लस के c। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा और आंसर बढ़ाना है तो मैं इस साइन इनवर्स को इधर लेके आ सकती हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है थोड़ा और करते हैं तो ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c, और y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन x प्लस c। देखिए प्रूविंग नहीं है, सिर्फ आंसर y में निकालना था बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ताकि अच्छा सा लगे कि y में आ रहा है आंसर, है ना। तो y इज इक्वल टू हमारा ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा आप y वाले या x वाले एक तरफ, x तो है ही नहीं कहीं, तो यदि मैं इस y को उधर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस वाई। गॉट इट। अब ये सारा y का फंक्शन है, इसको dy के साथ में लिख लेते हैं। साथ में कब आएगा ये, जब ये इसके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर हो गया मेरा व्हाट dx। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वाई। ठीक है, और y के साथ में क्या है माइनस का 1, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस लॉग। अच्छा एक बात अब मैं बता देती हूँ, लॉग c मैंने क्यों लिखा है। लॉग c लिखने का देखिए ऐसा कुछ नहीं था तरीका, मैं सिंपल c भी लिख सकती थी, इसको c से भी मेरा आंसर हो सकता है, आंसर में कुछ डिफरेंस आता। ठीक, अगर आपके आंसर में एक ऐसा करते हैं, ऐसा आप ऐसा याद रख लीजिएगा कि अगर आंसर में लॉग की टर्म्स आ रही हैं तो कांस्टेंट में आप लॉग c ऐड कर दीजिएगा। गॉट माय पॉइंट। अगर जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन के टाइम पे लॉग वाली टर्म्स आ रही हैं तो आप कांस्टेंट में log c ऐड कर दीजिएगा, उससे थोड़ा इजी होगा। बाकी और कुछ खास तो नहीं होने वाला है, बट हाँ इजी में भी कि इजी आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको c भी लिखेंगे तो भी आंसर में लीजिएगा, अगर लग रहा है तो आपका आंसर ऐसे छोड़ देते हैं हम c प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर c प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ 1 माइनस वाई। इधर ले आइएगा सारा क्वेश्चन, x प्लस लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी को मैं इधर भी ऐड कर सकती थी, आंसर में सी आए या माइनस सी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर सही ही होगा। ठीक है, या तो इसका आंसर ये आ सकता है, और अगर मैं इसमें log c ऐड कर देती हूँ 1 माइनस वाई, ठीक है, और देखिए x वाले को अगर मैं इधर रख देती, log c में इधर ऐड कर दूं या उधर कर दूं, या चलिए log c इधर ही ऐड कर देते हैं log के साथ में, यहाँ पर x आ गया है, जहाँ पे log वाली टर्म है उसी के साथ log c ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है भाई,
log a अपॉन b, तो log c अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, x। log जब उधर की तरफ जाता है इक्वल टू के उधर, तो वो बन जाता है वॉट, e की पावर x, मतलब e में एक्सपोनेंट बन जाता है। तो देयरफॉर आंसर विल बी e की पावर x 1 माइनस वाई। ये आंसर भी आ सकता है। अब देखना जरा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो, जमीन आसमान का अंतर लग रहा है इसमें। ऐसे लग रहा है ना भाई, ये तो कभी भी नहीं आ सकता भाई आंसर, ये कैसे आ गया हमारा आंसर, है ना। तो आपको ऐसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये आंसर तो आ ही नहीं रहा है, ये आंसर कैसे आया है। देखिए आ भी सकता है, अगर आप इसको ऐसे चेंज कर दें, log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, लॉग को उधर कर दीजिएगा, तो क्या हुआ, e की पावर माइनस एक्स माइनस सी, या e की पावर माइनस एक्स, e की पावर व्हाट, माइनस सी। e की पावर माइनस एक्स को आप इधर ले आइएगा मल्टीप्लाई में, तो e की पावर x 1 माइनस, और ये हुआ e की पावर माइनस सी। मैंने क्या बोला है, e की पावर माइनस सी कुछ नहीं होता, इसको सिंपल आप c1 लिख दीजिएगा। तो देखिए बोथ आर सेम, क्लियर है या नहीं। तो दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन आपके पास आंसर तो होंगे नहीं ना, एग्जाम में थोड़ी ना आंसर मिलते हैं। हाँ, अगर प्रूविंग के लिया गया तब तो आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली चीज। तो देखिए अगर मैं c ऐड कर रही हूँ तब भी मेरा सेम आंसर आ रहा है, बस आंसर में e की पावर माइनस सी आ रहा है, उसको मैंने c1 मान लिया है, बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और यदि मैंने कहा है कि अगर इंटीग्रेशन के टाइम पे कहीं लॉग आ रहा है आंसर में, तो c की बजाय आप log c ऐड कर दीजिएगा, तो देखिए उससे सिंपल आंसर आ रहा है ना। चॉइस इज योर्स, जो आपको इजी लगता है आप वो अडॉप्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल टू 0, ये है। चलिए जी, अब sec स्क्वायर एक्स dx है, 10y यहाँ इसके साथ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे sec स्क्वायर y है, dy है, लेकिन मुझे 10x इसके साथ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 10x को इसके साथ लिख दूँ और 10y को इसके साथ लिख दूँ। कहने का मतलब ऑन डिवाइडिंग बाय व्हाट, 10x 10y, 10x इंटू 10y, तो क्या मिलेगा देखिएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स 10y अपॉन 10x 10y dx प्लस यहाँ पर sec स्क्वायर y 10x dy अपॉन 10x 10y, और इक्वल टू में तो क्या है, 0 है, ठीक है। 10y से 10y उड़ाइए, 10x से 10x, तो क्या मिलने वाला है यहाँ, दिस इम्प्लाइज sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन व्हाट, 10x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में sec स्क्वायर y dy अपॉन व्हाट, 10y इज इक्वल टू व्हाट, 0। उसके बाद क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा sec स्क्वायर एक्स 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y dy अपॉन व्हाट, 10y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें बच्चों, इसको मान लीजिएगा लेट i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लीजिएगा। हियर i1 को सॉल्व कीजिएगा, i1 है मेरा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन व्हाट, 10x, कैसे होएगा इंटीग्रेशन, 10x को t मान लेते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू t, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, sec स्क्वायर एक्स dx, और t का क्या होगा, dt। देखिए ये मिल गया, तो sec स्क्वायर dx की बजाय मैं लिख देती हूँ dt, तो i1 हो गया dt अपॉन में t, क्या होगा इंटीग्रेशन, log ऑफ t, यानी कि log ऑफ व्हाट, 10x। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मैं i2 को सॉल्व करती हूँ, एंड i2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy, और यहाँ पर व्हाट, 10y, इसमें क्या पुट करें आप, पुट 10y इज इक्वल टू t,
तो 10y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec स्क्वायर y dy, और यहाँ पर क्या मिल गया, dt। ये देखिए sec स्क्वायर y dy, इसकी जगह क्या आने वाला है, dt, और 10y की जगह t, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ t। t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो log 10y। I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। I1 और I2 की वैल्यू रखिएगा, और देखिए कांस्टेंट की बात चल रही है, तो मैं जो कांस्टेंट कह रही थी ना आपको कि अगर आंसर में लॉग आ रहा है तो कांस्टेंट को भी आप लॉग कर दीजिएगा। फ्रॉम 1 I1 प्लस I2 इज 0, I1 की वैल्यू, therefore log ऑफ 10x प्लस I2 की वैल्यू log ऑफ 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे भी log c कर दिया। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, log a प्लस log b किसके इक्वल, log a इंटू b, यानी कि 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। अब टेकिंग एंटी लॉग, तो दिस इंप्लाइज log से log कैंसिल हो जाएगा, 10x 10y इज इक्वल टू c। दैट इज योर आंसर। तो देखिएगा, क्लियर है भाई। देखिए ये मैंने I1 I2 मान के तब सॉल्व किया है अलग अलग से, लेकिन आप अगर जिसको डायरेक्ट आ रहा है कि यदि मैं 10x को t रख देती हूं तो ये dt में पहुंच जाएगा, तो dt अपॉन t। ठीक, I1 I2 मानने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिएगा इन फर्स्ट इंटीग्रेंड पुट 10x इज इक्वल टू y या t, इन सेकेंड इंटीग्रेंड पुट 10y इज इक्वल टू z। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, I1 और I2 की वैल्यू रख दी मैंने, दोनों में आंसर, दोनों के आंसर्स में लॉग आ रहा है, तो मैंने कांस्टेंट में भी log c करा। उसका फायदा क्या हुआ, log a प्लस log b का फॉर्मूला log a इंटू b, log से log कट गया और आंसर सिंपल सा आ गया। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x dy माइनस e रेज टू पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। इस माइनस को मैं उधर ले जाती हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। y की टर्म्स तो है ही नहीं, ये y के साथ में x है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, इधर प्रोडक्ट में है तो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है y, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर मैं इसको I1 मान लेती हूँ तो क्या होगा, हियर I1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x एंड दिस। देखिएगा अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करती हूँ तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा इज इक्वल टू t। फिर क्या करते हैं, डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x, और माइनस x का 1 आ गया माइनस का, तो ये लिख दिया मैंने, और ये dx इज इक्वल टू dt। देखिए भाई ये बन गया आपका, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी dt, तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू dt अपॉन t। dt अपॉन t मीन्स व्हाट, log ऑफ t, log ऑफ t, t की वैल्यू रखिएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। I1 की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिएगा, ये फ्रॉम 1 तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू व्हाट, I1 की वैल्यू log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, प्लस का log c कर दूं यहाँ पे। ठीक, log a प्लस log b कितना होता है, log c इंटू e की पावर x माइनस वो प्लस e की पावर माइनस x, दिस इज y। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और यदि log को इधर लेके जाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, log इधर आएगा तो क्या होएगा, e रेज टू पावर y इज इक्वल टू c e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, सही है। इसकी जगह मैं c भी लिख सकती थी, तो ये इधर y माइनस c भी आ सकता था। ठीक, तो देखिए ये भी आंसर आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, या यहाँ पे सिंपल c भी आ सकता था।
तो देखिए 3 ऑप्शंस हो गए आपके आंसर्स के। कहने का मतलब y और x की टर्म्स में चेंज नहीं होना चाहिए, c में भले ही चेंज हो जाए उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट x का है, एक ब्रैकेट y का है, तो x वाले को dx के साथ, y वाले को dy के साथ। तो क्या किया जा सकता है इसमें, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के अपॉन में लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हो गए वेरिएबल सेपरेबल या नहीं। y वाली सारी टर्म्स dy के साथ लिखी हैं और x वाली सारी टर्म्स dx के साथ। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan इनवर्स y। 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना सिंपल हुआ। जस्ट आपने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया, y वाले के dy के साथ में सारे y वाले और dx के साथ में सारे x वाले। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। पहले इस माइनस एक्स dy को मैं उधर लिखे जाती हूँ, तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स dy। dy के साथ में x है, इसको आप इधर ले आइएगा, और dx के साथ में देखिए सारा y वाली टर्म्स है, ये सारी की सारी, इसको मैं dy के अपॉन में ले जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y log y। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x। इसको मुझे नहीं पता क्या है, I1, मैं इसको इंटीग्रेशन कर रही हूँ। जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लेगा, है ना, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y log y dy। क्या करा जाए इसमें बच्चों, log y को क्या पुट करें, t, ताकि इसका डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में दिखना चाहिए। देखिए ये मिल गया मुझे 1 अपॉन y dy, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई हमारी, dt। तो dt अपॉन log y की जगह t, और 1 अपॉन t का मतलब log ऑफ t का मॉड, t की वैल्यू लिख लीजिएगा, तो log ऑफ log y, ये होगी I1 की वैल्यू। दिस इज माय 1 इक्वेशन। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 log x इज इक्वल टू, I का आंसर आया मेरा log ऑफ log y। और देखिए ये भी log में, ये भी log में, तो कांस्टेंट को भी आप log में ही लिख दीजिएगा। फायदा होगा उसका, क्या फायदा होगा, तो दिस इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू log y इंटू में c। log से log उड़ा दीजिएगा और x इज इक्वल टू कितना आया आंसर, x इज इक्वल टू c log y। क्लियर हुआ या नहीं। सिंपल, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल्स को सेपरेट करना। dx के साथ में x वाले टर्म्स लिखनी है, dy के साथ में y वाली टर्म्स। इंटीग्रेशन परफेक्ट होना चाहिए, जिसको इंटीग्रेशन आता है वो इस स्टेप से आगे बढ़ पाएगा। और log c क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों में log आ रहा है तो ये log इजीली कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए log c लिखा है। अगर आप c भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे e रेज़ टू पावर c आ जाएगा जस्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कितना इजी सा है। x रेज़ टू पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेज़ टू पावर 5। y को इधर ले आइएगा, तो dy अपॉन वाई रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू dx ऊपर और x की पावर 5 यहाँ आ गया। सिंपल, इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस इधर लग रहा है तो इसको इधर लेके भी प्लस कर सकती हूँ मैं, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग। और ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़ टू पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 5 dx। y रेज़ टू पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन माइनस के 4 अपॉन माइनस 4 माइनस x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस का कितना हुआ c। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 4 y की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, मतलब इज इक्वल टू में 1 अपॉन 4 x की पावर 4 और प्लस के c। देखिए आंसर ये भी आ सकता है, इसके अलावा और आंसर भी आ सकते हैं।
वो क्या आ सकता है, आप इसको सबको एक तरफ ले जाइएगा, 1/this प्लस 1/4 और यहाँ पर प्लस का c इक्वल टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 4x की पावर 4 y की पावर 4 ऊपर आ जाएगा y की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस c इक्वल टू व्हाट, 0। या अगर और सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 4x की पावर 4 y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस c। अब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 4c x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4। आंसर यहाँ पे भी मैं छोड़ सकती थी, एक आंसर तो मेरा यहाँ आ गया, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि आंसर मतलब आंसर सीट में क्या आंसर है आपका, है ना, जब आप आंसर चेक करेंगे इसका। तो अगर इस टाइप का आंसर हुआ तो आपको लगेगा भाई हमारा तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरा तो आंसर ये आ रहा है, जबकि आंसर मुझे ये चाहिए। तो अब देखिएगा क्या आ गया, ये माइनस के 4c, माइनस के 4c को क्या लिख दूँ मैं, एक सिंपल एक कांस्टेंट लिख देती हूँ c1। तो हो सकता है आपका आंसर ये मिले, x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू c इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई रेज टू पावर 4। क्लियर है? तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, ये जो 4c आया है ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी बच्चों, यहाँ पे c/4 लिख लेती, क्योंकि देखो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है, तो मैं इसको भी c/-4 लिख सकती थी या c/4 लिख देती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कई बार नहीं याद रहती हैं चीज़ें। तब मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, एलसीएम वगैरह लिया, ठीक है, सॉल्व किया है, जस्ट लास्ट में मेरा माइनस के 4c आ गया, जबकि माइनस के 4c तो कुछ होता ही नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट, तो मैंने इस कांस्टेंट को c1 मान दिया। तो मेरा आंसर हो सकता है इस वाली फॉर्म में भी मिल सकता है बजाय इस फॉर्म के, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है जितना आप सॉल्व कर पाए, मतलब जितना अच्छा सा सवाल आंसर दिखना चाहिए। देखिए इसमें और इसमें बहुत अंतर लग रहा है, ये बहुत क्यूट सा आंसर लग रहा है, ये इतना क्यूट नहीं लग रहा है ना, तो आंसर हमें क्यूटनेस पे लाके छोड़ देंगे आप, कितनी अच्छी बात हो जाएगी उस चीज को लेके, सोचिए आप जरा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x है तो जल्दी से dx को इसके साथ ले आते हैं हम लोग। तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू dx। उसके बाद में क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। चलिए जी करते हैं 1 का इंटीग्रेशन y, साइन इनवर्स x का कैसे बता रखा है भाई, आइलेट यानी कि 1 इंटू साइन इनवर्स x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऐसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x, साइन इनवर्स x को ऐसे ही लिखते हैं, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और साइन इनवर्स x का आ जाता है व्हाट, डेरिवेटिव, और ये हो गया मेरा dx। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसका कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, ठीक। तो जो मैंने 1 माना, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x, साइन इनवर्स x को ऐसे ही छोड़ा, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन और सेकंड वाले का मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन, जो मैंने साइन इनवर्स x माना है इसमें। क्लियर है? अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन मतलब आइलेट में तो आपको ये बताया था कि जो आइलेट में पहले पड़ जाता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं, जैसे हम इसको फर्स्ट आई को साइन इनवर्स को मानेंगे ना, तो फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ मुझे ये लग रहा था कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि फर्स्ट सेकंड, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ये फर्स्ट मान रही थी, ये सेकंड, मतलब ऐसे ही लिखने के उद्देश्य से, अदरवाइज नॉट। तो माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं t मान लेती हूँ, वो सॉरी I1 मान लेती हूँ। तो वेयर I1 को सॉल्व कीजिएगा अलग से, तो I1 इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो क्या पुट किया जाए इसमें भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो माइनस के 2x dx इज इक्वल टू dt, कहने का मतलब x dx आ गया मेरा dt अपॉन 2, ये रहा, मिल गया x dx। तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर
I1 इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन में 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना है तो अंडर रूट में t और इंटीग्रेशन तो माइनस के 1 अपॉन 2 t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। क्या हो जाता है t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन? t की पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ से हाफ उड़ाइए तो माइनस के अंडर रूट t और t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और किसमें? माइनस में। मान लीजिएगा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्लियर है ना। इसको मैंने I1 मान के सिंपल सॉल्व किया है। ये इंटीग्रेशन आप कई बार कर चुके हैं इस तरह का, ठीक है। तो I1 की वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहाँ पे आया फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस I1 की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c कर दीजिएगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं था, सिंपल इंटीग्रेशन था। और इंटीग्रेशन में बार बार कह रही हूँ, इंटीग्रेशन अगर नहीं आ पा रहा है तो इंटीग्रेशन की क्लासेस देखिएगा, उन्हें रिवाइज कीजिएगा, अभी तो टाइम है, बाद में ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। e raised to power x 10y dx प्लस 1 माइनस e raised to power x sec स्क्वायर y dy। तो क्या किया जाए? 10y और यहाँ पर sec स्क्वायर y है, यहाँ पर 1 माइनस e की पावर x है। अगर इसको मैं इसके नीचे लिख दूं और भाई 10y मेरा यहाँ पहुँच जाए तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो उसका मतलब क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? यहाँ से 10y हटाना है और भाई यहाँ से क्या हटाना है? 1 माइनस e की पावर x। करिएगा जरा डिवाइड तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर e की पावर x, यहाँ से 10y गया 1 माइनस दिस dx प्लस यहाँ से भाई 1 माइनस e की पावर x गया तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर y और यहाँ पर मिल गया मुझे 10y एंड दैट इज dy और इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। सही है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। देयरफॉर e रेज़्ड टू पावर x इंटीग्रेशन 1 माइनस e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y 10y dy इज इक्वल टू व्हाट? 0। मान लीजिएगा दिस इज माई I1, दिस इज माई I2। I1 को सॉल्व कर लेते हैं आप। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या पुट कर दें? जो भी डिनोमिनेटर है 1 माइनस e की पावर x को t, तो e की पावर x dt माइनस को आप इधर लगा दीजिएगा तो ये रहा e की पावर x dx। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन t माइनस का 1 अपॉन t dt। t की 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? log t। माइनस चाहे तो माइनस को भी मैं चेंज कर सकती हूँ, log t, t की वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस e की पावर x। I1 खत्म, I1 का सॉल्यूशन आ गया एंड I2 देखिए मैं पहले भी कर चुकी हूँ sec स्क्वायर y dy एंड 10y। अगर याद हो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। तो अगर मैं 10y को t पुट करूँगी तो ये dt में पहुँच जाता है तो ये हो जाएगा log ऑफ 10y। रख दीजिएगा इसमें इक्वेशन में वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रब कर लो। देखिए बेटा I1 को सॉल्व कर लिया है, I2 को भी सॉल्व कर लिया है। देयरफॉर फ्रॉम 1 I1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के log 1 माइनस दिस और I2 की वैल्यू प्लस के log 10y। कांस्टेंट रहता है अभी, उस कांस्टेंट को मैं लिख लेती हूँ log c। ये क्या हो गया यहाँ से? log 10y। इस माइनस को मैं इधर ले जाती हूँ और ये वाला माइनस इधर आके log प्लस का हो गया। ये क्या हो जाएगा? log
10y इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, यानी कि लॉग ऑफ c इंटू 1 माइनस ई की पावर x। लॉग से लॉग कैंसिल, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 10y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x। तो देखिए ये आपके स्टार्टिंग के 10 सिंपल से क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 9.4 के, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, इसके जो आगे के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए ध्यान रखिएगा, सब अपना अच्छे से पढ़िएगा, और तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग सभी ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और घर पे रहिएगा और सेफ रहिएगा।